तो आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हमें एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी की ओर ले जा रहे हैं। इसका नाम है धूर्त सन्यासी और बंदर का प्रतिशोध। हाँ, और ये कहानी है गंगा किनारे बसी एक नगरी मांकंदिका की। बिल्कुल, वहाँ एक सन्यासी है, मौनव्रती, पर जैसा होता है ना, अक्सर चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। सही कहा। कहानी में एक तपस्वी है, एक बहुत सुंदर वैश्य कन्या है, एक राजकुमार भी है, और हाँ, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, एक बंदर। हाँ, वो बंदर जो पूरी कहानी का रुख ही पलट देता है। लेकिन ये सिर्फ एक मजेदार कहानी भर नहीं है। ये उस बड़ी बहस का हिस्सा है जो दो मंत्रियों के बीच चल रही थी। हाँ, रुमणवान और योगंधरायण। तो आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे। देखेंगे कि कैसे एक सन्यासी का वो ढोंग सामने आता है, कैसे एक राजकुमार अपनी चतुराई दिखाता है, और आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है, मतलब सत्ता, रणनीति, धोखा और हाँ, कर्मफल के बारे में। असल मुद्दा तो कहानी से ज्यादा उसके पीछे जो सबक है, और वो मंत्रियों वाली बहस। जरूर तो चलिए इसमें थोड़ा और अंदर चलते हैं। जरूर। तो कहानी का जो केंद्र है वो ये परिव्राजक है, मतलब सन्यासी। हाँ। माकंदिका में गंगा किनारे एक मठिया में रहता है, मौन व्रत लिया हुआ है, अच्छा। भिक्षा मांगकर गुजारा करता है, चेले भी हैं आसपास, मतलब बाहर से देखो तो सब ठीक लगता है, एक विरक्त तपस्वी। हाँ, बिल्कुल आदर्श छवि। लेकिन फिर एक दिन हाँ, एक दिन वो भिक्षा मांगने निकला और एक वैश्य के घर पहुंचा। वहां उसकी नजर पड़ी भिक्षा लेके निकली एक लड़की पर। बहुत सुंदर। और बस वहीं उसका सारा संयम वो टूट गया, अपना मौन व्रत तोड़ दिया उसने। हाँ। और चीख पड़ा, हाय रे, मर गया। अरे, ये तो बड़ा नाटकीय है, एक तपस्वी और ऐसा। नाटकीय तो है ही, पर ये उसके असली चरित्र की पहली झलक है। यहीं वो तपस्वी का जो नकाब है वो हटता है और एक वासना में पड़ा आदमी सामने आता है। उसका मौन व्रत तोड़ना सिर्फ नियम तोड़ना नहीं था। नहीं, ये तो उसके ढोंग का पर्दाफाश था, वो भी सबके सामने, उस लड़की के पिता के सामने। बिल्कुल। तो वो वैसे तो हैरान हो गया होगा, उसने पूछा नहीं कि भाई मौन क्यों तोड़ा? हाँ, बिल्कुल पूछा। और तब सन्यासी ने एक कहानी बना दी फौरन। अच्छा, क्या कहानी? कहने लगा कि तुम्हारी बेटी के लक्षण ठीक नहीं है, अशुभ लक्षण है। अरे बाप रे। हाँ, और अगर इसकी शादी हुई तो तुम्हारा पूरा परिवार, मतलब बीवी बच्चों समेत, सब खत्म हो जाओगे। ये तो डराने वाली बात हो गई। और साथ में ये भी जोड़ दिया कि देखो, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए मैंने मौन तोड़ा। सोचिए जरा, वाह। मतलब कितनी चालाकी से डर और भक्ति दोनों का इस्तेमाल किया। बिल्कुल। वो जानता था कि एक आम आदमी, खासकर जो भक्त हो, गुरु की बात पे भी भरोसा करेगा। हाँ। और अनिष्ट की बात से डर भी जाएगा। हाँ, स्रोत में लिखा भी है, भीरू लोग विवेकहीन होते हैं। हाँ। डर में आदमी की सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। सही कहा। और बस यही सन्यासी ने अपनी चाल चल दी, और चाल भी कैसी भयानक। उसने क्या उपाय सुझाया? उपाय तो बहुत ही क्रूर था। कहा कि लड़की को एक लकड़ी के बक्से में, मतलब काठ के संदूक में बंद कर दो। ओह। और ऊपर एक दिया जलाकर उसे नदी में बहा दो। अपनी ही बेटी को? और उस बेचारे वैश्य ने? हाँ, उस डरे हुए बनिए ने रात में वैसा ही किया। ये दिखाता है कि अंधभक्ति और डर इंसान से क्या नहीं करवा सकता। सही में, ये तो मतलब धार्मिक सत्ता का गलत इस्तेमाल है, अपनी इज्जत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। बिल्कुल। अब इधर सन्यासी ने क्या किया, अपने चेलों को भेज दिया नदी किनारे। अच्छा, संदूक लाने के लिए? हाँ, कहा कि जिस संदूक पर दिया जल रहा हो उसे चुपचाप उठा लाना, और खबरदार खोलना मत, चाहे अंदर से आवाज भी आए। उसे लगा बस अब लड़की हाथ आई गई। हाँ, उसे लगा कि उसकी योजना एकदम सही चल रही है। लेकिन तभी कहानी में आया एक मोड़। क्या हुआ? नियति कह लीजिए या बस संयोग। सन्यासी के चेले पहुंचते उससे पहले ही कोई राजकुमार वहां गंगा किनारे आ गया। अच्छा। और उसकी नजर पड़ गई उस दिए वाले संदूक पर। तो राजकुमार ने क्या किया? उसने अपने नौकरों से वो संदूक मंगवाया और उसे खोला। और अंदर वो लड़की, स्रोत में लिखा है, हृदय को उन्मत्त कर देने वाली सुंदरी। हाँ, राजकुमार उसे देखकर बहुत प्रभावित हुआ और शायद उसने स्थिति की गंभीरता समझ ली। तो उसने तुरंत वहीं के वहीं उस कन्या से गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह? ये क्या होता था, जरा बताएंगी? देखिए, गंधर्व विवाह पुराने जमाने में 8 तरह के विवाहों में से एक था। इसमें लड़का लड़की आपसी पसंद से बिना किसी रस्म या परिवार की मर्जी के खुद ही शादी कर लेते थे। अच्छा, मतलब प्रेम विवाह जैसा? हाँ,
कुछ वैसा ही। तो राजकुमार का ये कदम दिखाता है कि वो कितनी जल्दी फैसला ले सकता था, और शायद उस लड़की को बचाने की उसकी इच्छा भी थी। और इसने सन्यासी की पूरी योजना पर पानी फेर दिया। बिल्कुल। लेकिन राजकुमार सिर्फ यही नहीं रुका, उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। क्या किया उसने? उसने उस खाली संदूक में एक भयानक बंदर को बंद कर दिया। बंदर को? कमाल है। हाँ, एक डरावना सा बंदर। और फिर ऊपर वैसे ही दिया जलाकर संदूक को वापस नदी में बहा दिया। ये तो वाकई मतलब जैसे को तैसा वाला जवाब हो गया, है ना? उसने न सिर्फ सन्यासी के इरादे समझे, बल्कि उसी के तरीके से जवाब दिया। सन्यासी उम्मीद कर रहा था एक इनाम की, राजकुमार ने भेज दिया एक खतरा। ये सिर्फ बचाव नहीं था, ये तो बहुत चतुर जवाबी हमला था। बिल्कुल, धोखे का जवाब धोखे से, पर एक नेक नियत के साथ। अब उधर सन्यासी के चेले वो संदूक ले आए होंगे। हाँ, वो ले आए संदूक अपने गुरु के पास। सन्यासी तो बहुत खुश था। जाहिर है। उसने चेलों से कहा, तुम लोग नीचे जाओ, सो जाओ, मैं अकेला इस पेटी पर बैठकर मंत्र सिद्ध करता हूँ। मंत्र सिद्ध? या कुछ और ही इरादा था? वही तो, एकांत में उस सुंदरी वैश्य कन्या की प्राप्ति की उत्कंठा से, मतलब उसे पाने की बेचैनी में, उसने संदूक खोला। और कहाँ वो सुंदर कन्या की कल्पना कर रहा था, और कहाँ ये बंदर। सारी उम्मीदें, सारी योजनाएं एक पल में खत्म। बिल्कुल। सुख की जगह डर सामने आ खड़ा हुआ। स्रोत में तो ये भी लिखा है कि वो बंदर ऐसा लग रहा था मानो सन्यासी की दुर्नीति का मूर्तिमान स्वरूप हो। हाँ, जैसे उसकी बुराई ही बंदर बन के सामने आ गई हो। और आते ही उसने क्या किया, अपने दांतों से सन्यासी की नाक काट ली। हाँ। और नाखूनों से उसके कान काट लिए। बाप रे, जैसे कर्म का फल तुरंत मिल गया। बिल्कुल। वो जो शारीरिक चोट थी ना, वो उसके अंदर के भ्रष्टाचार का बाहरी निशान बन गई। नाक और कान कटना उस जमाने में बहुत बड़ा अपमान की बात थी। हाँ, समाज से बाहर होने जैसा। उसकी इज्जत पूरी तरह खत्म हो गई। उसे उसकी करनी का तुरंत और सबके सामने आने वाला दंड मिला। तो जब वो इस हाल में नीचे आया होगा, चेले अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से रोक पाए होंगे, ऐसा लिखा है। और सुबह तक तो बात फैल गई होगी। हाँ, सब लोग खासकर बनिया खूब हंसे। सन्यासी मजाक का पात्र बन गया। और उधर वो लड़की, वो वैश्य कन्या राजकुमार जैसे पति को पाकर बहुत खुश हुई, आनंद करने लगी। तो इस कहानी से क्या बातें साफ होती हैं? एक तो ये कि बाहरी दिखावा कितना धोखा दे सकता है। हाँ, और दूसरा कि बुरे कामों का फल जरूर मिलता है, कभी कभी तो बहुत अजीब तरीके से। और तीसरा, चतुराई और संयोग मिलकर किसी की भी योजना को खराब कर सकते हैं। बिल्कुल। पर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसका एक बड़ा संदर्भ भी है ना? हाँ, और मेरे ख्याल से वो हिस्सा ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कहानी असल में मंत्री रुमणवान सुना रहे हैं। हाँ, राजा वत्सराज के दरबार में। और सुना किसको रहे हैं? दूसरे मंत्री योगंधरायण को। तो रुमणवान इस कहानी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब है इसका? देखिए, रुमणवान इस कहानी को एक तरह की चेतावनी जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। चेतावनी? किस बात की? वो कह रहे हैं कि देखो, जैसे सन्यासी के सोची समझी योजना फेल हो गई और वो मजाक का पात्र बन गया, वैसे ही तुम्हारी यानी योगंधरायण की कोई बड़ी दुस्साहसी योजना भी फेल हो सकती है। अच्छा, मतलब वो योगंधरायण की किसी योजना पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ, उसकी जोखिमों से आगाह कर रहे हैं। और उनकी चिंता का एक कारण और भी है शायद, राजा वत्सराज की हालत। बिल्कुल। राजा वत्सराज अपनी पत्नी वासव दत्ता के वियोग में, जो कि शायद सच्ची नहीं है, ये भी एक योजना का हिस्सा हो सकता है, इतने डूबे हुए हैं कि राजकाज पर ध्यान ही नहीं दे रहे। तो रुमणवान को डर है कि अगर यही हाल रहा तो ये जो बचा खुचा राज्य है वो भी हाथ से चला जाएगा। तो यहाँ हमें दो अलग अलग तरह की सोच दिख रही है रणनीति को लेकर। हाँ, बिल्कुल। रुमणवान सावधान है, वो जोखिम नहीं लेना चाहते। वो मानते हैं कि राजा की मानसिक हालत ठीक नहीं है, तो ऐसे में कोई बड़ा कदम उठाना खतरनाक हो सकता है। और वो सन्यासी की कहानी सुनाकर ये कह रहे हैं कि देखो, अच्छी से अच्छी योजना भी बुरी तरह फेल हो सकती है, खासकर जब हालात ठीक ना हो। सही। लेकिन योगंधरायण इससे सहमत नहीं है। उनका क्या तर्क है? योगंधरायण ज्यादा क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल और हिम्मत वाले लगते हैं। उनका मानना है कि बिना उद्योग के सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। मतलब बिना कोशिश और जोखिम उठाए कामयाबी नहीं मिलेगी। हाँ, वो कहते हैं कि जिन राजाओं की कामयाबी मंत्रियों पर टिकी होती है, वहां तो मंत्रियों की बुद्धि और हिम्मत ही सब कुछ है। हाथ पर हाथ धरकर बैठने से तो जो है वो भी चला जाएगा। तो ये वही पुरानी बहस है, सावधानी जरूरी है या कार्रवाई? बिल्कुल। एक मंत्री कह रहा है रुको, हालात ठीक नहीं, हम फेल हो सकते हैं, जैसे वो सन्यासी हुआ।
दूसरा कह रहे हैं नहीं, यही वक्त है कुछ करने का, वरना सब गवा बैठेंगे। योगेंद्रायण कुछ और भी तर्क देते हैं शायद। हाँ, वो ये भी कहते हैं कि वासव दत्ता के पिता चंडमहासेन और भाई गोपालक से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों यौगंधरायण की बात मानते हैं। मतलब वो जोखिम का अंदाजा लगा रहे हैं और उसे काबू में करने लायक समझ रहे हैं। जबकि रोमनवान शायद राजा के दुख को ज्यादा बड़ा मान रहे हैं। हाँ, वो राजा की व्यक्तिगत भावनाओं को ज्यादा वजन दे रहे हैं। लेकिन रोमनवान अभी शक में है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि जब बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी किसी प्रिय स्त्री के चले जाने से दुखी हो जाते हैं, तो राजा वत्सराज का दुखी होना तो स्वाभाविक है। वो राजा की इस कमजोरी को एक बड़ी रुकावट मान रहे हैं। ये बहस दिखाती है कि लीडरशिप और स्ट्रेटेजी में हमेशा कोई एक सीधा साधा सही जवाब नहीं होता। बिल्कुल नहीं। रोमनवान की चिंता भी अपनी जगह सही है। एक भावुक राजा के साथ बड़ी योजनाएं बनाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन योगेंद्रायण का तर्क भी दमदार है कि कुछ ना करना भी तो एक जोखिम है, शायद उससे भी बड़ा। सही बात। अब सवाल ये है कि सन्यासी वाली कहानी इस बहस पर क्या असर डालती है? क्या ये रोमनवान की बात को ज्यादा वजन देती है? एक तरह से तो हाँ, ये दिखाती है कि बुरी नीयत और गलत अंदाजे का नतीजा बुरा होता है। जैसे सन्यासी ने सोचा कि उसकी योजना तो एकदम पक्की है। हाँ, और रोमनवान शायद यही कह रहे हैं कि अगर हमारी योजना में भी कोई कमी निकली या हमने राजा की हालत का ठीक से अंदाजा नहीं लगाया, तो हमारा हाल भी सन्यासी जैसा हो सकता है, मजाक बन सकता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो है। कहानी ये भी तो दिखाती है कि राजकुमार ने हिम्मत और चतुराई से बाजी पलट दी। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो क्या योगेंद्रायण इस कहानी से ये मतलब नहीं निकाल सकते कि अगर हम भी चतुर और हिम्मत वाले हों तो मुश्किल हालात को अपने पक्ष में कर सकते हैं? बिल्कुल। कहानी की व्याख्या तो दोनों तरह से हो सकती है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस बात पर जोर दे रहे हैं। सन्यासी की नाकामी पर, जैसा रोमनवान कर रहे हैं, या फिर राजकुमार की कामयाबी पर, जैसा शायद योगेंद्रायण सोच रहे होंगे। सही। राजकुमार ने भी तो जोखिम लिया था और वो कामयाब हुआ। सन्यासी ने भी जोखिम लिया, पर उसकी नीयत खराब थी और योजना में कमी थी, तो वो फेल हो गया। तो ये कहानी सिर्फ एक नैतिक शिक्षा नहीं है, ये तो एक तरह से क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक केस स्टडी बन गई है दरबार में। बिल्कुल। मंत्री इसे अपनी अपनी सोच और योजनाओं को सही साबित करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यही तो खूबी है इन पुरानी भारतीय कथाओं की। हाँ, ये अक्सर कई परतें लिए होती हैं। इनमें नैतिकता, समाज, मनोविज्ञान, राजनीति सब कुछ मिल जाता है। यहाँ सन्यासी की कहानी एक मिसाल है जो लीडरशिप, रिस्क मैनेजमेंट, इंसानी फितरत जैसे डर, भक्ति, वासना, चतुराई और कर्मफल, इन सबको एक साथ ले आती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा से कुछ खास बातें निकालें तो वो क्या होंगी? पहली तो शायद यही कि ताकत का गलत इस्तेमाल, चाहे वो धर्म की हो या राजनीति की, खतरनाक है और अक्सर खुद पर ही भारी पड़ता है, जैसा सन्यासी के साथ हुआ। बिल्कुल। दूसरी बात, कर्म का सिद्धांत। कहानी बड़े नाटकीय ढंग से दिखाती है बुरे काम का तुरंत और बिल्कुल सटीक फल। वो बंदर का आना और सन्यासी को सजा देना लगभग दैवीय न्याय जैसा लगता है। हालांकि राजकुमार की चतुराई इसमें इंसान के दखल का पहलू भी जोड़ती है। हाँ, और तीसरी, जो शायद इस चर्चा के लिए सबसे अहम है, लीडरशिप और स्ट्रैटेजी में सावधानी और साहस के बीच की कशमकश। रोमनवान की सावधानी और योगेंद्रायण की हिम्मत, दोनों के अपने तर्क हैं। ये कहानी इस दुविधा को और गहरा कर देती है। ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या घटनाएं सिर्फ संयोग होती हैं, जैसे राजकुमार का ठीक वक्त पर वहां पहुंचना, या ये भाग्य और कर्मफल की किसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं? कहानी कोई सीधा जवाब तो नहीं देती, बल्कि सवाल ही खड़े करती है। तो आखिर में ये कहानी और इसके आसपास की बहस हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। मुश्किल हालात में क्या रोमनवान की तरह सावधान रहकर चूहे उसे बचाने पर ध्यान देना ज्यादा समझदारी है, या योगेंद्रायण की तरह जोखिम उठाकर हालात बदलने की कोशिश करना बेहतर है? और क्या सन्यासी का हश्र हमें ये नहीं सिखाता कि सिर्फ योजना बनाना ही काफी नहीं, आपकी नीयत और उसे लागू करने का तरीका भी उतना ही जरूरी है? बिल्कुल। ये सवाल सिर्फ उस कहानी के किरदारों के लिए नहीं है, बल्कि आज भी किसी भी लीडर या फैसला लेने वाले के लिए उतने ही मायने रखते हैं। सही कहा। यही इन कहानियों की खूबी है, ये हमेशा प्रासंगिक रहती हैं। वाकई, एक कहानी और उसके पीछे इतने सारे पहलू। आज के लिए इस मंथन में इतना ही।